नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जाति को लेकर हो रही सियासत की। ना तो स्पीड कम हो रही है और ना ही वो रुकने का नाम ले रही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला आया है। फैसला यह कि कोटा में कोटा का रास्ता साफ। कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये प्रिविलेज है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास ये अधिकार है कि प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के खिलाफ है, तो आई थिंक चरणजीत सिंह चन्नी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका पार्टी की उनकी सहमति है। अगर आप समझते हैं कि जाति पूछना गाली है, तो आप इस देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने में 140 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी, आप जाति पूछो तो ठीक है, और दूसरा कोई आपसे आपकी जाति पूछ दिया तो आपको बुरा लग जाता है। राहुल गांधी जी को बड़े प्रेम से अपनी जाति बतानी चाहिए। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज उनका निर्णय आया है। अब सरकार से हम लोग को उम्मीद है, जो ऑलरेडी आपने सेंसेक्स को 4 सालों से लटका के रखा है, तो इमीडिएट आप जाति जनगणना कराएं और साथ में ओबीसी, एससी, एसटी के भीतर में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि किनके हालात ज्यादा खराब है, क्या सिचुएशन है, इमीडिएट सर्वे करवाना चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों नेता वायनाड जिले के चूरल माला का दौरा कर भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। यहां भूस्खलन की वजह से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. यहाँ पे देखा है, लोगों से मिला है और राहुल जी पूरे से कनेक्टेड है। आपको कैसा लगा और क्या कहने के इन लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कितना क्लोज है आप? I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people
respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. There's been a big tragedy in Himachal as well today. I think perhaps over 40 people have passed away there as well in a very similar situation. So our condolences and wishes for them also to get over this tragedy as best they can, and all our support and help to everybody. And I just have no words actually. Ma'am, there are so many people, there are so many people who lost their whole family. Do you have anything in mind for them? So our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can. And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just chatting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist especially the children who are left on their own. So will you stay back? And we're here. I think one thing is very clear, that everybody who has been affected, who is living in this area, most of them are saying that they don't want to go back and live in the same area, because it's not the first time it's happened there. So I think we'll have to think of some solution where they can be rehabilitated in a safer area. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफा चट कर देंगे। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा,
हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ी और मुझे प्रसन्नता है, वो किसी भी कोई मकान मिले होंगे लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने से एक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपए महीने हम पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए, किसी का चेहरा देख करके नहीं दिया गया। योजना सबको, सहयोग सबको, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ एक कार्य किया गया। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,866 गांवों में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करके घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें अब तक 75,78,000 से अधिक घरौनी तैयार है, जिसमें से 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित कर चुके हैं। गांव में जिस व्यक्ति का, जिस गरीब का जहां घर है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत इसको दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हर परिवार को हम इससे आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना आज जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वह है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग इस दिशा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है और हम लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लखनऊ आगमन पर कहा कि युवाओं की विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र युवाओं का ख्याल रख रही है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से युवाओं को लाभ मिलेगा। पहले भी मेरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ, कुछ कारणों से वो स्थगित करना पड़ा, तो मैं आना चाहता था। लखनऊ हमारी राजधानी है प्रदेश की, और जो मैं मंत्रालय देख रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। यहाँ कौशल विकास की एक बैठक हुई है, हमने स्कीम्स की जानकारी ली है। मुझसे पहले यहाँ पैनल डिस्कशन हुआ है, हमारे विभाग के अधिकारी भी आए हैं। यहाँ राज्य के मंत्री कपिल देव जी भी उपस्थित हैं, उनकी टीम उपस्थित है, टीम साथ में बैठेगी, डिस्कस करेंगे। कुछ किसान के मुद्दे हैं मेरे जो माइंड में, जहन में, जो चीज़ें मेरे पास आई हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के से जुड़े डिमांड्स हैं और राजनीतिक चर्चा। अब जब कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, मैं क्या उस पर कमेंट। देखिए 10 सीट हैं, जब अलायंस होता है तो मिल के लड़ा जाता है, उसके बाद सिंबल पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो अलायंस का सिंबल होगा वो हमारा सिंबल होगा। देखिए इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए, और किसी भी वर्ग का अपमान होगा तो वह भी प्रतिक्रिया आगे देंगे। विवाद बढ़ते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे। जी मैंने पढ़ा है, उस पर थोड़ा विवाद चल रहा है, कुछ अंदरूनी तौर पे कुछ विधायकों ने बात रखी। यही लोकतंत्र होता है, विधेयक बनते हैं, विधायक बदले भी जाते हैं, तो लोकतंत्र की ये सतर्क प्रक्रिया है। मैंने अभी स्टडी नहीं किया है एक्ट, वेरी फ्रैंकली मैं आपको कह रहा हूँ। मैं अपने विधायकों की राय लूंगा। जो उन्होंने कहा वो उनका हक है, उन्होंने अधिकार है, और उन्होंने इस पर अध्ययन विचार किया है, इसलिए वो कह रहे हैं। बातचीत करेंगे योगी जी से, आपका कोई सुझाव हो तो सुनेंगे हम। नहीं, अखिलेश जी के संविधान को लेके तो हम चल ही रहे हैं। संविधान गाइडिंग स्पिरिट है। सरकार किसी की भी हो, संविधान कोई नहीं बदल सकता, मूल ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का स्थापित नियम है। प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं कि जितना सम्मान वह करते हैं। बाबा साहेब के लिए जो काम भारत सरकार ने किए हैं उनके रहते, उनके कार्यकाल में जो निर्माण हुए हैं,
उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, तो आज ट्राइबल वर्ग हो, अनुसूचित जात के लोग हों, गरीब लोग हों, उनके लिए जो काम हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे लिए गरीब की भी एक जाति है, जिस जाति के उत्थान के लिए मुझे काम करना है। तो जब ये बातें हो रही हैं तो ये सब संविधान को मद्देनजर रखते हुए, नागरिक अधिकार को मद्देनजर रखते हुए ही। यदि मैं तो उस राय का नहीं हूँ, पहले तो संसद में तस्वीर इस तरह से दिखाना यही नियम के विरुद्ध है। बार बार चेयर टिप्पणी करता है, बार बार चेयर ने प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन उसकी जो अब मानना हो रही है। अब बाकी ये है कि आप ऐसा खोज करना शुरू कर दें कि पत्रकारों से पूछेंगे आपकी क्या जाति, बताओ तुम्हारे मालिक की क्या जाति, बताओ। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। शहर की सड़कें हो या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन, अस्पताल तक पूरा पानी में डूब गया। बारिश की वजह से जयपुर में भी दिल्ली जैसे हादसे हो रहे हैं और एक हादसा भी हुआ है। विश्वकर्मा बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस सूचना के बाद प्रशासन बेसमेंट के पानी को निकालने में जुट गया। जब बेसमेंट का पानी बाहर निकाल लिया जाएगा, उसके बाद मृतकों की पहचान होगी। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने बेसमेंट में पानी से डूबने से 3 लोगों की मौत का मुद्दा भी उठाया, तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे का संज्ञान लिया और जान गंवाने वाले 3 सदस्यों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके बाद ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की तुरंत सहायता की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस ने कल ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंतजाम न होने को लेकर यह खबर बड़ी ही प्रमुखता से चलाई थी, और उसके बाद ही कुछ ही घंटों बाद ही यह घटना हो गई। अब सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन? ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं होती। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है, तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे, ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि एक वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में। वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहां ले जा सकते हैं। पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। हम लोग इस पे तुरंत काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई और कई इलाकों में हालात दोनों खराब हो गए, जिसको लेकर पौड़ी से सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल बलूनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई इलाकों से बादल फटने की घटना सामने आई है। यह सूचना बहुत ही दुखद है। मैंने अपने इलाके के अधिकारियों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सांसद अनिल बलूनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बादल फटने से जो तबाही हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर नजरें बनी हुई हैं और लगातार आदेश दिया जा रहा है, और उन्होंने बादल फटने की इस घटना पर दुख भी जताया है। और उन्होंने कहा कि बादल फटने की वजह से जो तबाही हुई है उसको लेकर वो दुखी हैं और अपने अधिकारियों से इसको लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सूचना बादल फटने की जो मिली है ये बेहद दुखद है और मैंने अपने इलाके के अधिकारियों से बातचीत की है। तो उत्तराखंड में बादल फटने से जो तबाही मची है, देखिए उत्तराखंड के कई इलाकों से बादल फटने की, अतिवृष्टि की और लैंडस्लाइड की सूचना आ रही है और बहुत ही दुखद सूचना है। जान माल की हानि की भी कुछ जगहों से जानकारी मिल रही है। मेरी बहुत संवेदनाएं है जहां जान माल की हानि हुई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कुछ स्थानों से बादल फटने की और लैंडस्लाइड की जानकारी है। मेरा सभी
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे, जो मेरे इलाके के, उनसे मेरी बात भी हुई है। स्थानीय प्रशासन के हम लोग संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन सहायता कार्यों में लगा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां रेस्क्यू के काम को देख रहे हैं और स्वयं दौरा भी कर रहे हैं उस क्षेत्र का। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां, नेशनल हाईवे का, बीआरओ की, हमारी तमाम एजेंसी संपर्क में, रास्ते जो बंद हैं उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार जब सारा आकलन लग जाएगा क्या नुकसान हुआ है, उसके बाद हम सरकार से भी बात करेंगे उसको कैसे उन मार्गों को ठीक करना है। तो मेरा भी सब उत्तराखंड वासियों से, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अतिवृष्टि की जानकारी है, फोरकास्ट है, तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें और सावधानी बरतें। सर, जो इसमें एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन हो तो वो बेहतर रहे, उसके लिए क्या किया गया? देखिए, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी स्वयं से सारी चीजों की निगरानी कर रहे हैं और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं। और सारी एजेंसीज, भारत सरकार की और राज्य सरकार की सारी तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर सहायता पहुंचाने की हम लोग तैयारी भी कर चुके हैं और पूरी चीज वहां नियंत्रण में है। तो वहीं मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने 18 में से 15 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसे 2 महीने पहले सुरक्षित रख लिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है, जबकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका रूल 711 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही यह कहा कि सुनवाई सिविल वाद योग्य है, यानी कि जो हिंदू पक्ष है उनका जो वाद है, जो याचिका है, वो सुनने योग्य है। तो वहीं यूपी में इस सावन में आज पहली बार कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। नेशनल हाईवे 58 पर शिव भक्तों का स्वागत किया गया। बाबा औगड़नाथ मंदिर पर भी आसमान से फूल बरसाए गए। अफसरों ने कांवड़ मार्ग और मंदिरों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जौनपुर से है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर वहां से फरार हो गए। परिजन और आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है और जांच पड़ताल में लगी हुई। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।